दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में भूतों प्रेतों की बात जब भी की जाती है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं होते। होंगे भी कैसे? हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहां लोगों को हर बात का सबूत चाहिए होता है। मैं भी ऐसे ही लोगों में से हूं जिसे बाल की खाल निकालने में बहुत मज़ा आता है और मेरी नज़र में भूतों प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मगर इसी सोच की वजह से मैं एक बार भूतों से मिल भी चुका हूँ और उनसे बात भी कर चुका हूँ। आज मैं आपको उसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया। गांव यूं तो शहर से सटा हुआ था, लेकिन एक जंगली इलाका था। बड़े बड़े मिट्टी के टीले, ऊंचा नीचा रास्ता और एक बड़ी गुफा। ये सब देखकर मुझे मेरे दोस्त का गांव बहुत प्यारा लगने लगा। मैं और मेरा दोस्त निर्मल दोनों शाम को घूमने के लिए निकले। जंगल के ऊंचे नीचे रास्ते पर साइकिल चलाना सचमुच में एक अलग अनुभव दे रहा था मुझे। हम लोग घूमते घूमते गांव से काफ़ी दूर निकल गए। अंधेरा भी होने लगा था तो निर्मल ने कहा, चलो अब हम घर चलते हैं। मैं भी अब तक काफ़ी थक चुका था तो मैंने भी कहा, हाँ यार चलो अब लौट चलते हैं। हम लौटने लगे तो निर्मल ने मुझे एक दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश की। मैंने कहा, अरे निर्मल, यहाँ से कहाँ? शाम होने की वजह से तुम रास्ता भूल रहे हो। निर्मल बोला, नहीं यार, ये मेरा गांव है और मैं यहाँ के हर एक रास्ते से वाकिफ़ हूँ। हम सही जा रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन यार हम तो उस रास्ते से आए थे ना जो पीछे छूट गया अभी अभी। निर्मल बोला, हाँ सही है, लेकिन शाम हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो रास्ता सही नहीं है। मेरे पीछे आओ और ज़्यादा सवाल मत करो, हमें जल्दी घर पहुंचना है। मैंने भी सोचा कि हो सकता है आजकल चोरी छिनैती ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है कि शाम को वो रास्ता ठीक ना हो, इसीलिए निर्मल मुझे शहर वाले रास्ते से वापस ले आ रहा है। इसीलिए मैंने उससे कुछ ज़्यादा कहा नहीं। हम घर पहुँच गए। शाम का खाना खाने के बाद लेटने ही वाले थे, तभी पड़ोस से एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो बोल रही थी कि कोई किसी ओझा को बुला दो, किसी तांत्रिक को बुला दो, मेरा बेटा बेहोश हो गया है। उसकी आवाज़ सुनकर हम सब बाहर आए। निर्मल दौड़कर पास के ही एक बुजुर्ग को बुलाकर ले आया और उसने 2-4 मंत्र पढ़े, पानी के छींटे मारे तो लड़का होश में आ गया। तब उससे पूछा गया कि कहाँ गए थे आज, तो उसने बताया कि शाम को वह बकरी चराने जंगल गया था तो बकरियाँ गुफा की तरफ चली गई थी, उन्हीं को वापस लाया हूँ। तभी से मुझे चक्कर आ रहा था। लड़के की माँ ने बताया कि अक्सर उसका बेटा ऐसे ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जंगल की तरफ ही बकरी चराने के लिए जाता है। जिस दिन यह गुफा की तरफ जाता है तब यह बेहोश हो जाता है। मैंने कहा कि हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत हो और ज़्यादा गर्मी से इसे चक्कर आते हों। आप लोग फालतू में भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हो। इसकी शहर में ले जाकर अच्छे से जाँच करवाइए। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, दिमाग की सारी परेशानी इसकी दूर हो जाएगी। पास में बैठे तांत्रिक को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह तुरंत बोल पड़ा, बेटा तुम लोग 2 अक्षर पढ़ क्या लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। अभी तुम बच्चे हो, भूतों प्रेतों के बारे में क्या जानो। जिस दिन पाला पड़ेगा उस दिन सारी पढ़ाई लिखाई धरी रह जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर निर्मल ने मुझे रोक दिया। अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ में आ रहा था कि निर्मल मुझे जंगल वाले रास्ते से वापस क्यों नहीं लेकर आ रहा था। मैंने निर्मल से पूछा कि बताओ, आखिर उस गुफा का राज क्या है? आखिर क्यों कोई वहाँ पर जाने से डरता है? निर्मल ने बताया कि पूरी सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से मैं जानने समझने लायक हुआ हूँ, तब से यही सुनता आया हूँ कि वह गुफा शापित है। वहाँ पर बहुत सारे जिन्न रहते हैं जो वहाँ जाने वाले लोगों को बीमार कर देते हैं। मैंने निर्मल से पूछा कि क्या उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है? तो निर्मल ने बताया कि लोगों का कहना है कि एक बार हिंदुओं और मुस्लिमों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। तब लगभग 50 मुसलमान वहां जाकर छुप गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे हिंदुओं को पता चल गया और उन लोगों ने गुफा में घुसकर उन 50 मुसलमानों की हत्या कर दी थी, जिनकी अस्थियां अब भी गुफा में मौजूद हैं। हत्या के कुछ दिनों बाद हत्या करने वाले हर हिंदू की मौत होने लगी तो किसी तांत्रिक ने बताया कि यह सब जिन्न बने उन मुसलमानों का ही किया धरा है। तो कुछ बचे हुए हिंदुओं ने मिलकर तांत्रिकों के द्वारा उस गुफा के अंदर ही सारे जिन्नों को कैद कर दिया। अब वो जिन्न गुफा के बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन गुफा के आसपास उनका असर जरूर रहता है। रात के समय उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है और वो तरह तरह की आवाज़ें निकालकर इंसानों को अपनी गुफा के पास बुलाते हैं और फिर जो इंसान गुफा के अंदर जाता है वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। बस इतना ही पता है मुझे उस गुफा के बारे में, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। निर्मल की बातें सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया
कि अरे नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो गांव के कुछ तांत्रिकों द्वारा बनाई गई हैं ताकि समाज में लोगों के मन में भूतों प्रेतों का भय बना रहे और उनकी दुकान चलती रहे। मैंने निर्मल को भी समझाया, लेकिन उसने समझने से सीधा मना कर दिया और कहा कि मैं तो भूतों प्रेतों में यकीन करता हूँ, तुम नहीं करते तो तुम्हारी मर्जी। मेरे बारे में यही है कि भूत प्रेत होते हैं। अगले दिन मैं अपने घर वापस आने वाला था तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना निर्मल को बताए बिना ही मैं एक बार उस गुफा के पास जाऊं और देखूं कि क्या सच है। मैं गया जंगल के रास्ते उस गुफा की ओर तो देखता हूं कि गुफा के आसपास टोटके वाली वस्तुएं और तांत्रिकों के इस्तेमाल की हुई चीज़ें फेंकी गई हैं। मैं समझ गया कि यह सब उन तांत्रिकों द्वारा लोगों में डर फैलाने के लिए किया गया है ताकि कोई भी गुफा के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत ना दिखा सके। लेकिन वहाँ मैंने देखा गाड़ियों के पहियों के निशान पड़े थे। मेरा शक और भी गहरा हो गया। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, जरूर इस गुफा के अंदर कोई ना कोई गलत काम होता होगा, चाहे मानव अंगों की तस्करी या फिर वेश्यावृत्ति का घिनौना काम। मैं गुफा के और पास गया। हिम्मत तो जवाब दे रही थी, पर सच जानने की लालसा में मैं हर एक खतरा उठाने को तैयार था। खतरा मुझे दोनों तरफ से महसूस हो रहा था। अगर भूत प्रेत यहाँ है तो भी, और अगर कुछ गलत काम यहाँ होता है तो भी, क्योंकि गलत काम करने वाले शरीफ इंसान तो होंगे नहीं जो मुझे देखकर मेरा स्वागत करेंगे। फिर भी मैं आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं गुफा के द्वार के पास पहुँचा तो मैं एकदम चौंक ही गया। मेरे सामने वो चीज़ें थी जिसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा। गुफा के द्वार के पास ताजे खून से भीगा हुआ बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अब यह खून किसी जानवर का था या इंसान का, मुझे नहीं पता। तभी अचानक निर्मल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, अंदर हूँ, आ जाओ। मैंने कहा, कहाँ हो? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मुझे ख्याल आया, अरे निर्मल तो अपने घर पे है, मैं तो उससे बिना बताए यहाँ पर आया हूँ। मेरी हालत और ख़राब। तभी एक रोते हुए लड़के की आवाज़ आई, वो जो नारियल चुनरी से बंधा हुआ धागा है उसे तोड़कर अंदर आ जाओ। मैंने देखा तो गुफा के द्वार पर सचमुच ऐसा ही नारियल चुनरी का धागा बंधा था जो बरसों पुराना लग रहा था। फिर आवाज़ आई, भाई मैं निर्मल खतरे में हूँ, धागा तोड़कर अंदर आ जाओ और मुझे बचा लो। अब तो पक्का मुझे यकीन हो गया कि निर्मल की आवाज़ में कोई और ही बोल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागना चाह रहा था पर मेरे पाँव जैसे जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के बहुत करीब हूँ। रोम रोम खड़े हो रहे थे। अचानक मेरी चीख निकली और मैं ज़ोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? तुम निर्मल हो ही नहीं सकते। अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। इतनी डरावनी आवाज़ें थी कि मेरे मुंह से बस हू निकल रहा था। फिर जैसे किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और मैं ज़ोरों से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसके बाद मैं गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा मैं निर्मल के घर पर हूँ और निर्मल मेरे सामने बैठा हुआ है। कुछ लोग मुझे घेरे हुए हैं और एक तांत्रिक मुझ पर राख छिड़क कर कुछ मंत्रों को पढ़े जा रहा था। मैंने निर्मल से पूछा, अरे निर्मल तुम यहाँ? तुम तो वो गुफा के अंदर थे और मुझे भी अंदर बुला रहे थे ना? निर्मल ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा, फिर गुस्से से बोला, मैं आज घर से कहीं गया ही नहीं हूँ और मैंने तुम्हें उस गुफा के बारे में सब कुछ बताया था, फिर भी तुम बड़े साइंटिस्ट बने फिरते हो। अब तो यकीन हो गया ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया? मैंने भी खोजबीन करने की बहुत कोशिश की थी मेरे दोस्त, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। याद रखो, अगर इस दुनिया में भगवान है तो जाहिर सी बात है शैतान भी है। अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। विज्ञान ने अभी तक इतनी प्रगति नहीं की है कि इन अदृश्य शक्तियों के बारे में बता सके। ईश्वर को किसने देखा है? फिर भी लोग मानते हैं ना। किसी युग में राम थे तो रावण भी था, कभी श्री कृष्ण थे तो कंस भी था। इसलिए मान लो उस गुफा में शैतानी शक्तियाँ हैं, भले ही वह किसी को दिखती हैं किसी को नहीं दिखती। तुम्हें दिखी हैं, तुम्हें सुनाई दी है, तो आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने गुफा के पास जो कुछ सुना और जो कुछ देखा, दिल मान रहा था लेकिन दिमाग नहीं। अगर यह सत्य है कि गुफा के अंदर बरसों से कोई गया नहीं, तो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? इस गांव में देखकर लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानता हो और उसे इस्तेमाल कर सके। फिर भी मेरे मन में एक सवाल था जो मैं तांत्रिक और निर्मल से पूछना चाहता था। वो सवाल था कि वहाँ पर गाड़ियों के पहियों के निशान आखिर क्यों बने थे। मैंने पूछ भी लिया तो उन्होंने बताया कि जो लोग गुफा के जिन्नों द्वारा सताए जाते हैं, वो तांत्रिकों को साथ लेकर गुफा के पास आते हैं और कुछ चढ़ाते हैं या फिर बलि देते हैं ताकि उन्हें उन जिन्नों से छुटकारा मिल सके। मेरे हर एक सवाल का जवाब इन लोगों के पास था।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या मानूं क्या ना मानूं। उन लोगों ने अपनी बातों से मुझे यकीन दिलवा ही दिया कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते ही हैं। मैं अब भी सत्य का पता लगाना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल मैंने ये विचार त्याग दिया। लेकिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस बात की सच्चाई जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी क्यों ना पड़े। हालांकि एक बार निर्मल और तांत्रिक की बातों से मैं भी यकीन कर बैठा कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस बात की गहराई तक मैं अवश्य जाऊंगा। मेरे मन में बस एक बात खटक रही थी कि भूत प्रेत होंगे भी तो वो अदृश्य रूप से कार्य करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से वो किसी से बात कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ किया। मैंने फिर से गुफा में जाने का फैसला लिया, लेकिन मैं अभी तुरंत नहीं जा सकता था, क्योंकि अभी निर्मल और उसके घर वाले मुझे वहाँ जाने नहीं देते। मैंने सोचा चलो एक बार अपने घर आता हूँ, उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद दोबारा यहाँ आऊँगा, तब इस चीज़ की तहकीकात करूँगा। मैं घर आ गया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में बस वही घटना चल रही थी कि भूतों ने मुझसे बात कैसे की। मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा था। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन कोई सही परिणाम सामने आया नहीं। कुछ दिन बीते तो निर्मल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरे चाचा की लड़की की शादी है, आ जाना। मुझे भी मौका मिल गया वहाँ जाने का। फिर क्या था, अगले ही दिन मैं निर्मल के घर पहुँच गया। हालांकि शादी में अभी 2 दिन शेष थे, पर मेरी उस गुफा में जाने की उत्सुकता ने मुझे विवश कर दिया था जल्द से जल्द निर्मल के गांव आने के लिए। इस बार निर्मल ने मुझे पहले ही टोक दिया था, गुफा की तरफ मत जाना, कोई रिसर्च मत करने लग जाना। शादी की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों पर थी और मेरी नज़र गुफा वाले रास्ते और वहाँ के 2-3 तांत्रिकों पर, और निर्मल की नज़र मेरे ऊपर थी, क्योंकि वह जानता था कि मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ, कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। मैं मौके की तलाश में था कि कब गुफा की तरफ जाने को मिले। इस बार मैंने दिन में न जाकर रात में जाने की सोची। शादी की रात थी, सब लोग शादी में व्यस्त थे। मुझे लगा मौका अच्छा है, निर्मल भी काम में व्यस्त है, चलो आज देखते हैं कि गुफा के अंदर आखिर क्या है। मैं चल पड़ा रात के अंधेरे में जंगल की तरफ। चारों ओर एकदम सुनसान। मैंने टॉर्च भी नहीं जलाई, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या ये भूत प्रेत रात के अंधेरे में भी किसी को देख सकते हैं। चारों तरफ सियारों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर मैंने अपने आप को एकदम मजबूत इरादों के हौसलों से बांध रखा था। धीरे धीरे मैं गुफा के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, कोई हरकत नहीं हुई। मैंने दरवाजे पर बंधे नारियल और चुनरी वाले धागे को भी छुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मैं समझ गया था कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहता, क्योंकि अगर यहाँ भूत प्रेत होते तो उन्हें यहाँ मेरे होने की आहट हो चुकी होती, भले मैं अंधेरे में आया हूँ। पिछली बार की तरह अब तक कोई न कोई आवाज़ ज़रूर आ गई होती। मैं गुफा के अंदर तो नहीं गया, लेकिन गुफा के दरवाजे का अच्छी तरह से मुआयना कर चुका था। अब मैंने वापस लौटने का निर्णय किया, क्योंकि अब तक मेरी समझ में बहुत कुछ आ चुका था। मैं वापस आकर अन्य लोगों की तरह शादी में शामिल हो गया। शादी बीत गई। अगले दिन निर्मल बोला कि अगर घर जाना हो तो जाओ, फिर आते जाते रहना। मैंने कहा, अरे पागल हो, इतने दिनों के बाद आया हूँ तो कुछ दिन घूमने तो दो मुझे। यहाँ का जंगल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। निर्मल बोला, ठीक है रहो, लेकिन कोई खुराफात यहाँ पर रहकर मत करना। तुम्हें पता है वो चाची का लड़का जो उस दिन बेहोश हुआ था, गुफा के अंदर गया था और वापस नहीं लौटा। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या वो गायब हो गया, और वो भी गुफा में? और तुम लोगों ने खोजने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गया? हद है यार, कैसे हैं ये तुम्हारे गांव वाले? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? निर्मल बोला, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, तभी मैं तुमसे कुछ बता नहीं रहा था। अब बता दिया है तो कोई गलत कदम मत उठाना, गुफा की तरफ भूल कर भी मत जाना। न चाहते हुए भी मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊँगा। बस मैं अपने घर वापस आना तो नहीं चाहता था, लेकिन निर्मल ने मुझे ज़बरदस्ती घर वापस भेज दिया, क्योंकि उसे डर था कि मैं फिर से कुछ न कुछ करूंगा और अपने लिए तथा गांव वालों के लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर दूंगा। मैं निराश होकर घर वापस आ गया। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। वो कहते हैं ना कि जब अत्याचार सहने वाला ही अत्याचार से मुक्ति नहीं पाना चाहता, तो कोई भी उसे मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं तो गाँव वालों को सच्चाई दिखाना चाहता था, पर कोई देखना ही नहीं चाहता था, तो मैं क्या करूँ। मैंने भी हार मान ली और अपनी जिद छोड़ दी। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए और अब तक मैं निर्मल के गांव वाली बात भूल भी चुका था। मुझे किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा। वहां से अपना काम पूरा करके मैं वापस लौट रहा था। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठा कानों में लीड लगाकर गाने सुनता हुआ मैं अपने आप में ही खोया हुआ था। तभी अचानक मुझे वो दिखा जिसने मेरे तो होश ही उड़ा दिए। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बिना गर्मी के ही पसीने छूट रहे थे। मैंने देखा एक लड़का जिसका एक हाथ कटा हुआ था,
दूसरे हाथ में कटोरा लेकर आते जाते लोगों से 2-4 रुपए भीख मांग रहा था। ये लड़का कोई और नहीं, निर्मल के गांव का ही गायब हुआ लड़का था, जिसे लोग भूतों का शिकार समझकर भूल चुके थे। मैं तुरंत बस से उतरने लगा, तभी बस कंडक्टर चिल्लाया, अरे भाई साहब कहाँ? मैंने कहा मुझे उतरना है। वो बोला लेकिन क्यों? अच्छा ठीक है, अपने पैसे तो वापस ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, आप ही रखो, मेरे पास टाइम नहीं है, बस रोको प्लीज़। बस रुकी। मैं झट से नीचे उतरा और उस बच्चे को खोजने लगा, लेकिन कहीं भी वो दिखा नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खोजूं तो कहाँ खोजूं। फिर मेरे दिल में आया कि एक ही शक्ल के तो कई लोग होते हैं, तो हो सकता है कि मैंने किसी और को देखा हो, पर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैं फिर से निर्मल के गांव वाले भूतों पर वापस आ चुका था। इस बार मैं कुछ भी गुंजाइश छोड़ने वाला नहीं था। मैंने उस लड़के को खोजा, लेकिन वो मिला नहीं। शाम हो गई तो मैं एक रिश्तेदार के रूम पर चला गया। सुबह फिर उसी जगह पहुंचा और खोजने लगा। उसे खोजते हुए 2 दिन बीत गए और तीसरे दिन जैसे ही मैं बस स्टेशन के पास पहुंचा, किसी ने पीछे से बुलाया, भैया भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। मैं पीछे मुड़ा तो देखता हूँ कि वही लड़का है जिसे मैं खोज रहा था। मुझे देखते ही वो पहचान गया। वो मेरा मुंह देखता जा रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, सौरभ तुम? वो बोला, भैया आप यहाँ, आप इधर आइए, यहाँ मेरे मालिक लोग नज़र रखे हुए हैं। वो मुझे एक बस के पीछे ले गया और अपने साथ हुए हर अत्याचार का बयान कर दिया कि किस तरह उसे गांव से लाया गया और किस तरह उसका हाथ काटा गया, सब कुछ। उसकी हालत देखकर दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दूं, जहां पर ऐसे इंसान रहते हैं जो इंसानियत ही भूल चुके हैं। मैंने कहा, सौरभ तू चल मेरे साथ, मैं तुझे घर ले चलता हूँ, गाँव ले चलता हूँ, यहाँ पर तू रह के क्या करेगा? मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें 2 दिन से खोज रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तो उसने बताया कि उसके मालिक एक दिन में सिर्फ एक ही जगह भीख मंगवाते हैं, अगले दिन दूसरी जगह। इसी तरह हम कभी बस स्टेशन तो कभी रेलवे स्टेशन तो कभी कभी शहर ही बदल देते हैं। आज मैं यहाँ आपको मिला हूँ तो दोबारा शायद कभी ना मिलूँ, या फिर 10-20 दिन के बाद फिर मिल जाऊँ, कुछ भरोसा नहीं है भैया। मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो बोला, इतना आसान नहीं है भैया, वो लोग बहुत खतरनाक और जालिम हैं, आप चले जाओ। वो देखो, मुझे आपसे इतनी देर बात करते देखकर एक आदमी आ रहा है, आप जाओ। एक आदमी को आते देखकर मैंने 10 का नोट निकाला और कहा, जाना नहीं कहीं, मैं आसपास रहूँगा। मौका मिलते ही मैं तुम्हें इन लोगों के चंगुल से दूर लेकर ज़रूर जाऊँगा। जिस रिश्तेदार के यहाँ मैं रुका था, वहाँ के एक लड़के को मैंने फ़ोन लगाया। उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उसे सारी की सारी बात बता दी। उसने कहा, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। मैं 4-5 लड़कों को लेकर आ रहा हूँ बाइक से। भिखारी गिरोह के लोगों को चकमा देकर किसी न किसी तरह से हम उस बच्चे को उठा लेंगे वहाँ से। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने सिर्फ इतना किया कि सौरभ पर नज़र गड़ाए रखी, ताकि वो फिर से कहीं इधर-उधर ना हो जाए। इतने में 4-5 बाइक वाले लड़के हेलमेट लगाकर एक ही रंग के कपड़े पहनकर आ गए। मैंने इशारे से लड़के को दिखा दिया कि यही लड़का है। फिर एक बाइक वाला लड़का सौरभ के पास जाकर खड़ा हो गया। सौरभ ने पैसे मांगे तो उस बाइकर ने दूसरे बाइकर्स की तरफ इशारा किया जो मेरे पास खड़े थे। बोला, उनके पास जाओ, वही देंगे। जैसे ही सौरभ मेरे पास आया, मैंने उसके कानों में धीरे से कहा, सौरभ गाड़ी पर बैठ जाओ। सौरभ इधर उधर देखने लगा। सौरभ ने इधर उधर देखा, फिर झट से गाड़ी पर बैठा और पीछे मैं बैठ गया और हम लोग निकल गए। हम लोग 100 मीटर ही गए थे कि गिरोह के एक आदमी ने देख लिया। फिर क्या था, गेम शुरू। हमारे साथ के सारे बाइकर्स गिरोह के आसपास बाइक ले जाकर खड़ा कर देते, जिससे रोड जाम हो जाती और वह गिरोह का आदमी रुक जाता। ऐसे ही करके हम लोगों ने सौरभ को किसी तरह अपने रिश्तेदार के रूम पर लाने में सफल हो गए। आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। आज मैंने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। अब बारी थी सौरभ से सब कुछ जानने की। मैंने पूछना शुरू किया, लेकिन सौरभ को कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा कि जो लोग उसे यहाँ लाए और जिन लोगों के साथ वह रहता है, वह किसी को नहीं जानता। हर रोज़ लोग बदलते रहते हैं। उसने बताया कि उसके साथ हमेशा उसी के जैसे 10-15 बच्चे रहते हैं और जो अलग अलग लोगों की निगरानी में अलग अलग जगह पर भीख मांगते हैं। हम लोगों के साथ के बच्चे भी बदलते रहते हैं ताकि हम सब आपस में दोस्ती ना कर सकें। मैं हैरान था, इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, वो भी उनके अंगों को काट कर। ये बहुत बड़ी और ख़तरनाक गैंग के लोग हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल यह था कि गांव के लोगों के मिले बिना गांव का बच्चा कैसे गायब किया जाता होगा। अब मेरा मिशन था, अब मेरा एक ही मिशन था, निर्मल के गांव की सच्चाई सामने लाना। सौरभ से मैंने हर सवाल पूछे, लेकिन उसे बहुत कुछ मालूम नहीं था।
अब मुझे खुद कुछ न कुछ करके सच्चाई का पता लगाना था। मैंने सौरभ को बचा लिया है, इस बात की जानकारी मैंने निर्मल या किसी भी गांव के आदमी को नहीं दी, क्योंकि अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था और मैं फ़िलहाल कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। तो मैंने सौरभ को दिल्ली में ही रखने का फ़ैसला किया और खुद गाँव में आ गया। गाँव आकर मैंने निर्मल को फ़ोन लगाया और कहा कि बहुत दिन मिले हो गए, इसलिए मैं उससे मिलने उसके गाँव आ रहा हूँ। पहले तो उसने कहा कि मैं गाँव में नहीं हूँ, फिर बाद में उसने कहा अभी व्यस्त हूँ, बाद में आना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह इतने बहाने क्यों बना रहा है। फिर भी मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। मैं तैयार होने लगा वहाँ जाने के लिए। उधर दिल्ली वाले दोस्त को भी फ़ोन कर दिया कि सौरभ को अब गाँव भेज दें। इस बार मैंने तय किया कि निर्मल के गाँव जाने से पहले गुफ़ा की तरफ देखता चलूँ कि क्या माहौल है। क्या अब भी वहाँ वही डर वाला माहौल है? मैं गुफ़ा के पीछे से आ रहा था तो देखा कि गुफ़ा से 500 मीटर दूर एक छोटा-सा घर बना हुआ है। एक झोपड़ी बनी हुई है, जहाँ एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई आया हो भूतों-प्रेतों को कुछ चढ़ावा चढ़ाने। लेकिन ये घर किसका है, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। निर्मल के घर जाकर देखता हूँ तो मैं हैरान रह गया। निर्मल ने तो 2 मंजिला मकान बनवा लिया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे ताज्जुब नहीं था, क्योंकि निर्मल ने बताया था कि शहर में उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई है। फिर भी इतना जल्दी इतनी तरक्की कुछ हज़म नहीं हो रही थी। मैंने उससे पूछा, अरे यार, कोई लॉटरी लग गई है क्या? इतना पैसा? इतना पैसा कहाँ से कमा रहे हो? मुझे भी कोई ट्रिक दो यार। मैं तो अभी तक नौकरी की तलाश में ही भटक रहा हूँ। उसने हंसकर मेरी बात टाल दी। मुझको महसूस हो रहा था कि निर्मल अब पहले जैसा नहीं रहा, वह काफ़ी बदल चुका था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह कुछ छुपा रहा था और मेरे सवालों में उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने जानबूझकर पूछा, अरे वो तुम्हारी गुफ़ा का क्या हुआ? क्या अब भी वहाँ भूतों का बसेरा है? गुफ़ा का नाम सुनते ही उसे तो गुस्सा आने लगा। वो बोला, यार तुम गुफ़ा के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? मैं चुप हो गया। फिर उसने अपनी बाइक उठाई और कहीं जाने के लिए तैयार हो गया। उसके जाते ही गांव में शोर मच गया कि एक और लड़का बकरी चराने के लिए जंगल की तरफ गया था, अब मिल नहीं रहा है। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी चल दिया गुफा की ओर। गुफा के पास पहुंचते ही फिर से डरावनी आवाज़ मुझे सुनाई दी, लेकिन इस बार मैं आश्वस्त था कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहता, यह सब इंसानी हरकतें हैं। मैंने सीधा जाकर गुफा के द्वार पर लगा नारियल और धागा तोड़कर बगल में फेंक दिया। मैं चाह रहा था कि किसी तरह गायब हुए बच्चे को बचा लूँ, कहीं उसका भी वही हाल ना हो जो सौरभ का हुआ है। मुझे गुफा के दरवाजे पर देखकर गांव के कुछ और लड़कों की भी हिम्मत बढ़ी और वो लोग भी आ गए, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुफा के अंदर जा सके। मैंने हिम्मत दिखाई और घुस गया गुफा के अंदर। एकदम अंधेरा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, तभी अचानक पीछे से 2 लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने आवाज़ लगाई, यह सोचकर कि बाहर खड़े गांव के लड़के मेरी हेल्प करने के लिए अंदर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। उन लोगों ने मेरा हाथ पैर बांधकर खुद गुफा के दूसरी तरफ वाले रास्ते की तरफ भागे। मैं एकदम असहाय था। मैं छटपटा रहा था कि किसी तरह मेरा हाथ खुल जाए और मैं उन लोगों का पीछा कर सकूं। काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरा एक हाथ खुला और फिर मैंने अपने पैर खोले और गुफा की दूसरी तरफ दौड़ा, लेकिन अब तक वो लोग जा चुके थे। आज मेरा अंदाज़ा एकदम सही निकला था। ये गुफ़ा कोई शापित गुफ़ा नहीं थी, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े कांड हो रहे थे। मैं गुफ़ा की दूसरी तरफ नहीं जा सका, क्योंकि आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और डर भी था कि कहीं वो लोग फिर से मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करें। मैंने गाँव वाले दरवाजे की तरफ ही आना उचित समझा। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि गाँव का एक भी लड़का, एक भी इंसान गुफ़ा के बाहर नज़र नहीं आ रहा था। सब डर के मारे भाग चुके थे। अब मेरा गाँव में भी जाना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि एक तो मैंने गुफ़ा के बंधन को तोड़ दिया था जो बरसों से दरवाजे पर लगा था, और दूसरी चीज़, मैंने तांत्रिकों के खिलाफ जाकर गुफ़ा के अंदर प्रवेश किया था। अब तक यह खबर गांव में आग की तरह फैल चुकी होगी। मैंने वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाने की सोची। मैं दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंचा और किसी साधन की तलाश करने लगा, ताकि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, शहर के पुलिस स्टेशन तक पहुँच सकूँ और उस बच्चे को बचा सकूँ। मुझे बांधने वाले लोगों ने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया था, ताकि मैं किसी को फ़ोन भी ना कर सकूं। मेरा शहर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। मैं किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां सारी बात बताई। वहां की पुलिस ने मेरी बात मानी और तुरंत एक्शन लिया। पहली बार मुझे अपने देश की पुलिस पर गर्व हो रहा था। पुलिस ने वायरलेस के ज़रिए चारों तरफ नाकाबंदी कर दी, ताकि जो अपराधी थे उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जा सके।
गुफा के बारे में मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी जो मुझे पता थी। इसलिए गुफा को चारों तरफ से घेर लिया गया और गुफा के पास बने उस छोटे से घर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उस घर में कुल 4-5 लोग पकड़े गए और सब के सब गांव के बाहर के लोग थे। सबको कस्टडी में लिया गया और पूछताछ शुरू हो गई। इधर मुझे ताज्जुब हो रहा था कि गांव के सारे तांत्रिक जो गुफा में भूतों प्रेतों के होने का दावा करते थे, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सब कहीं ना कहीं गायब हो चुके थे। किसी का कहीं पता नहीं था। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ तो हो ही रही थी, साथ ही साथ गुफा के अंदर छानबीन शुरू हो गई। मैं भी गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर का नज़ारा देखकर तो मैं हैरान ही था। वहाँ पर हर वो चीज़ थी जिससे किसी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सके। 3-4 लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी और हर कोने पर छोटे-छोटे साउंड। शायद इन साउंड का प्रयोग करके ही लैपटॉप के ज़रिए तरह-तरह की आवाज़ें निकालकर लोगों को अंदर जाने से रोका जाता था। गुफा में एक खुफिया रास्ता भी मिला जो सीधा गांव में जाकर मिलता है। शायद इस रास्ते का प्रयोग गांव के तांत्रिक और इन सब का मास्टरमाइंड इंसान गुफा के अंदर जाने के लिए करता होगा। फिर मुझे वहां पर एक चीज़ मिली जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई और वो चीज़ थी एक जूता। ये कोई आम जूता नहीं था। यह वो जूता था जिसे मैंने और निर्मल ने एक मेले से खरीदा था। लेकिन यह जूता इस गुफा में कैसे? निर्मल तो अपने आप को इतना डरपोक कहता है कि कभी गुफा के पास भी नहीं जाता। कहीं इस रहस्यमयी गुफा की कहानी में निर्मल तो मुख्य किरदार नहीं। मैं अब काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। मैं भागा भागा निर्मल के घर की तरफ गया, लेकिन फिर ध्यान में आया कि नहीं, अभी निर्मल को इस बारे में कुछ बताना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर निर्मल का कोई संबंध इस रहस्यमयी गुफा से है तो पहले कुछ और सबूत इकट्ठे करने होंगे। महज एक जूते के दम पर मैं अपने दोस्त पर शक नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा जूता बहुत से लोगों के पास हो सकता है। कंपनी ने इस तरह का जूता 1 या 2 पीस तो बनाया नहीं होगा। इधर गिरफ्तार हुए लोगों की जब पिटाई शुरू हुई तो सबने एक-एक करके मुंह खोल दिया और गुफा के असली मास्टरमाइंड का नाम बोल दिया। नाम पता चलते ही तुरंत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं बहुत खुश हुआ। पुलिस ने मुझे धन्यवाद दिया कि मेरी वजह से आज इतना शातिर अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। मुझे ख्वाहिश हो रही थी कि चलूं देखूं कि कौन है आखिर वो जिसने गुफा के नाम पर लोगों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाने का घिनौना काम कर रहा है। मुझे शक 3-4 तांत्रिकों पर था। इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। मैं पुलिस स्टेशन गया तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि यार, हमने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है जो उसके द्वारा किए गए अपराधों को साबित कर सके। महज 2-4 लोगों के बयान से कोर्ट में हम कैसे साबित करेंगे कि यही असली अपराधी है? कोर्ट में ये अपने बयान से मुकर भी तो सकते हैं। काश हमारे पास कोई पीड़ित बच्चा या आदमी जीवित होता या मिल जाता तो काम बन जाता। फिर मुझे सौरभ की याद आ गई। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास एक पीड़ित है जो शायद आपकी मदद कर सके। इंस्पेक्टर बोला, कौन कौन है वो पीड़ित? आपने पहले क्यों नहीं बताया? बुलवाइए उसे प्लीज़। मैंने अपने घर पे चाचा के लड़के को फ़ोन किया और उससे कहा कि सौरभ को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, सौरभ को आने दीजिए। तब तक मुझे अपराधी से तो मिलाइए, मैं भी तो देखूं कौन सा तांत्रिक है जो भूतों के नाम पर यह घिनौना काम कर रहा था। इंस्पेक्टर बोला, अरे वो कोई तांत्रिक नहीं है, आओ दिखाता हूँ तुमको। मैं इंस्पेक्टर साहब के पीछे पीछे गया तो अपराधी को देखकर मेरा तो गला ही सूख गया। वो अपराधी कोई और नहीं बल्कि निर्मल था, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का जिगरी दोस्त। अब मैं खुश हूँ या फिर दुखी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बोला, निर्मल तुम? निर्मल ने कहा, यार मुझे बचा लो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है। आखिर सबूत क्या है कि मैंने किसी को अगवा किया है या फिर भिखारी गैंग का मैं मास्टरमाइंड हूँ? मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने इस रहस्यमय गुफा के बारे में जितनी भी खोजबीन की थी, आज मुझे उसकी खुशी से ज़्यादा इस बात का दुख था कि जिसे मैं अपना सबसे प्रिय मित्र और अच्छा इंसान मानता था, आज वो मेरी वजह से सलाखों के पीछे है। निर्मल अपराधी है या नहीं, अभी इस बात का फैसला होना बाकी था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं वहीं पास में रखी एक बेंच पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों पैरों में अब जान ही नहीं बाकी है। 1 घंटा बीत गया। निर्मल सलाखों के उस पार और मैं इस पार। दोनों की आंखों से आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे। मेरा दिल सोच सोच कर फटा जा रहा था कि निर्मल की माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, जो निर्मल से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती थी। निर्मल के पापा को कैसे कहूँगा कि मेरी वजह से निर्मल अब जेल में है और शायद ही अब वह कभी बाहर आ सके, क्योंकि गाँव से गायब हुए लोगों का सारा इल्ज़ाम उस पर पूरी तरह से उसी पर थोप दिया गया है। हाय मेरा निर्मल, ये तूने क्या किया? एक बार तो मेरे मन में आया कि चाचा के लड़के को रोक दूं, वो सौरभ को लेकर ही ना आए। जब सौरभ ही नहीं आएगा तो निर्मल के खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं होंगे और हो सकता है कि वह छूट जाए। फिर मेरे दिल में आया कि नहीं, मैं जज्बात में बह रहा हूँ और जज्बात में बहकर मैं सौरभ के साथ हुई नाइंसाफ़ी और जाति को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। सौरभ को आने दो। अगर निर्मल अपराधी साबित हुआ तो भी मुझे अपने आप को मजबूत बनाकर रखना है और इंसाफ के लिए हमेशा डटे रहना है।
इतने में मेरे चाचा का लड़का सौरभ को लेकर आ गया। सौरभ को देखते ही निर्मल के तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शायद उसे ताज्जुब हो रहा था कि सौरभ यहाँ कैसे आ गया। निर्मल के अलावा गिरफ्तार हुए चारों अपराधियों को देखकर सौरभ ने कन्फर्म कर दिया कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उसे अगवा किया था, और यह भी बताया कि गुफा के खुफिया रास्ते से निर्मल तांत्रिक गुरु ही उसे गुफा के अंदर ले गए थे। अब मेरा दोस्त निर्मल फंस चुका था। अब निर्मल के पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय अपना अपराध कबूल करने के। उसने अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम कबूल कर लिए। फिर उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि वह जानता था कि मैं उस गुफ़ा के बारे में खोजबीन कर रहा हूँ। इसीलिए जब मैं पहली बार गुफ़ा के पास गया था तो उसने मेरा पीछा किया और गुफ़ा के खुफिया रास्ते से गुफ़ा के अंदर जाकर मेरा नाम लेकर गुफ़ा के अंदर बुलाने की कोशिश की, ताकि मैं डर जाऊँ और मान लो कि गुफा के अंदर भूतों प्रेतों का साया रहता है। गुफा के बाहर एक पतली पाइप के जरिए मुझ पर उसने क्लोरोफार्म जैसी गैसीय मिश्रण का छिड़काव किया था, जिसकी वजह से उस समय मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद वह मुझे उठाकर अपने घर लाया था और अपने तांत्रिक गुरुओं की सहायता से मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि उस गुफा में भूत प्रेत रहते हैं और वो गुफा एक तरह से श्रापित है। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने भिखारी गिरोह क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि तुम्हें तो शहर में अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। नौकरी तो सिर्फ एक बहाना था ताकि घर वालों और गांव वालों को लगे कि मैं मेहनत से पैसे कमा रहा हूं और मुझ पर कोई शक ना करे। वरना आजकल अगर इंसान के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो लोग खोजबीन करना शुरू कर देते हैं कि इसके पास आखिर इतना सारा धन कहाँ से आ रहा है। निर्मल ने बताया कि पहले तो उसे कुछ कम पैसे मिलते थे, लेकिन जब से उसने गांव के लड़के ले जाकर शहर बेचना शुरू किया है तब से उसके पास बहुत सारा पैसा आने लगा है। जैसे जैसे पैसा आता गया मेरा लालच बढ़ता गया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शहर में बेचने लगा। अपने गांव के अलावा मैंने दूसरे गांव से भी कुछ बच्चे अगवा करके शहर में बेचे हैं। पिछले कुछ महीनों में मुझे लाखों का फ़ायदा हुआ है। पहले जब बच्चों का अंग काटा जाता था तो मुझे तकलीफ़ होती थी, लेकिन बाद में मैं पैसे के आगे एकदम अंधा हो चुका था। निर्मल के माँ बाप भी अब तक आ चुके थे। सौरभ की माँ ने सौरभ को देखकर उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसका कटा हुआ हाथ देखकर मन ही मन गुस्सा भी हो रही थी निर्मल के ऊपर। गांव वालों को भी अब तक सब कुछ पता चल चुका था। वे लोग निर्मल के माँ बाप को भी गांव से बाहर निकालने की जिद पर अड़े हुए थे, क्योंकि उन लोगों को यही लगता था कि निर्मल के साथ साथ निर्मल के माँ बाप भी इस अपराध में पूरी तरह से शामिल हैं। लेकिन मैंने सारे गाँव वालों को समझाया, तब वे जाकर माने। निर्मल ने मुझे बुलाया और कहा, यार तूने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं पैसे की लालच में वो कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए। अब शायद मुझे फांसी हो या फिर उम्र कैद। तू मेरे घर आते जाते रहना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, आज से तुम ही उनके बेटे हो। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पास में खड़े निर्मल के माता पिता गाँव वालों के साथ मुझसे भी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। सबसे विचित्र हालत मेरी थी, क्योंकि सच्चाई को जिताने के लिए मैं आज एक दोस्त हार गया था। दोस्तों, याद रखिए कि बुराई कितनी भी चालें चल लेती है, अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। कुछ पैसों के लिए इंसानियत भूल जाने से बेहतर है कि थोड़ा कमाओ और थोड़ा ही खाओ। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के नियमों का पालन करके हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अंधविश्वास से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि अंधविश्वास की आड़ में लोग हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा करते हैं, और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।